Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So, welcome to AK Education Official Group Social Science. So, my dear students, this channel for those students who are beginner, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी अभी स्टार्ट की है और जिनका प्लान 2022, 2023 एंड 2024 का है और वो अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये चैनल उन सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता है। My dear student, I have covered class 6 and 7 geography and class 8 is going on. And Monday, Wednesday and Friday we will cover NCERT series, and Tuesday, Thursday and Saturday we will cover MCQs every chapter wise. Student, if you are dedicated towards your preparation, you don't worry, I will give you whole package of social science and along with MCQ practice question 3 days in a week. So you don't worry, you just trust on me. If you trust, then I will guarantee you कि your exam will be cracked. Revise. सो हमने चैप्टर वाइज अभी तक हम 8 क्लास के अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 कर चुके हैं। सो आज हम करेंगे एग्रीकल्चर चैप्टर 4। सो उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे इन अ कमेंट्स बॉक्स एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट टुडे क्लास। लेट्स रिवाइज लास्ट क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल की बात की थी। देन हमने न्यूक्लियर जियोथर्मल पावर की बात की थी एंड हमने विंड एनर्जी की बात की थी, टाइडल एनर्जी की बात की थी। तो आप लोग मुझे बताइए कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में क्या डिफरेंसेस हैं और कौन कौन से जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, किस में पाए जाते हैं। एंड हमने मिनरल्स की बात करी थी, तो कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, जैसे कि मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। आप इस तरीके से मुझे एग्जांपल्स में बताएंगे, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडे। देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। सो फार्म सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में देखेंगे एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में देखेंगे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखेंगे एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखेंगे। देन शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में हम देखेंगे, नोमैटिक हार्डिंग के बारे में देखेंगे एंड कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर हम मिक्स फार्मिंग देखेंगे, प्लांटेशन देखेंगे, मेजर क्रॉप जैसे कि राइस, व्हीट, मिलेट, मेज, कॉटन, जूट, कॉफी एंड टी, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। देन हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अ फार्म इन इंडिया और अ फार्म इन यूएसए। तो हम इन दोनों को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बहुत फोकसफुली लेक्चर को सुनना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सो दैट आपका जब ये चैप्टर्स हैं, आपके इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, यही आपका एक बेस है। और इस बेस से अगर आप अच्छे से क्रैक कर लेते, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सोशल साइंस से नहीं छूटने वाला, इस बात की गारंटी मैं दूंगी। अगर आप फोकसली देखेंगे, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो डेफिनेटली यू विल बी क्रैक योर एग्जाम। सो लेट्स मूव ऑन टुडे क्लास। जो एनसीईआरटी होती है वो हमेशा स्टोरी बेस होती है, सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर आप लोगों की तरह ही गुरप्रीत, माधु एंड टीना जो है वो वॉक कर रहे थे एक विलेज में, एंड वहां पर उन्होंने देखा कि जो फार्मर है वो टिलेज लैंड कर रहे हैं, ठीक है। द फार्मर, और जो फार्मर है उन्होंने बताया उन्हें कि
ही वॉज ग्रोइंग वीट, क्या कर रहे हैं वो, ग्रो कर रहे हैं वीट को, एंड हैड एडजस्टेड मैन्योर टू सोइल, जो सोइल है उसे एडजस्ट कर रहे हैं टू ग्रो द वीट एंड मेक इट मोर फर्टाइल, ताकि ज्यादा से ज्यादा गेहूं उग सके। ही टोल्ड दैट चिल्ड्रन दैट द वीट वुड fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factories to make bread and biscuit from flour। तो क्या होता है कि जब वीट आते हैं तो वीट मंडी में जाते हैं और मंडी में जाकर फिर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं बिस्किट वगैरह, तो वहां से फिर शॉप वगैरह पर जाते हैं और शॉप वगैरह से फिर हमारे घरों में आते हैं। तो इस तरीके से फार्मर ने बताया उन बच्चों को। ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन 3 तरीके से होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, और ये टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 चीजों से होती है। फर्स्ट हमारा जो है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड जो है सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड जो है वो टर्सरी सेक्टर होते हैं। तो ये एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है हम देख लेते हैं। इट इंक्लूड दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी चीजें हैं वो हम नेचुरल तरीके से करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर बिल्कुल नेचुरल वे में है, हालांकि इसमें कुछ टेक्निक्स आ गई हैं, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है टू द ग्रो फास्ट, बट है तो ये प्राइमरी सेक्टर ना। तो जो हम नेचुरल चीजें उगाते हैं जैसे कि फ्रूट्स हो गए, है ना, या फिर हम मिल्क हो गया, या फिर कोई हम पेड़ लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जांपल्स ऑफ दिस प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, हम देख लेते हैं अब आगे। सेक्टर है वो वो कनेक्टेड होती है प्रोसेस ऑफ दीज रिसोर्सेज, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि कोई भी चीज है, अगर हमने एप्पल ग्रो किया है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर है। जब वो मार्केट में गया तो उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, जूस वगैरह बन रहा है, या फिर जूस फैक्ट्री में चला गया है तो उससे जो मैंगो है उससे क्या बन रहा है, उससे क्या कन्वर्ट हो रहा है, जूस में। तो इसी तरीके से इसे हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में बोलते हैं, जिससे एक चीज का दूसरी चीजों में कन्वर्ट हो जाना और यूजफुल होना। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है, जैसे कि स्टील हो गया, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वेविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जांपल ऑफ दिस एक्टिविटीज। जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है वो बन रही है दूसरी चीजों में, तो दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, या फिर सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं इसे। ठीक है, नाउ टर्सरी एक्टिविटीज के बारे में देख लेते हैं। ये जो एक्टिविटीज है इसमें हम क्या करते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर जो है थ्रू द सर्विस। जो हमारी प्राइमरी है और सेकेंडरी सेक्टर्स हैं, तो हम उसे क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो मैं आपको दे रही हूँ वो भी सर्विस ही है। ठीक है, जो भी चीज़ आपके आसपास में है, जो भी चीज़ दे रहे हैं, या फिर कोरियर हो गया, आपके टीचिंग हो गई, या आपके डॉक्टर्स हो गए, या आपके कोई भी हो गया, तो वो आपके इसमें टर्सरी सेक्टर बोलते हैं उसे। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जांपल ऑफ टर्सरी सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक ही एग्रीकल्चर है। सो इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ द लाइव स्टॉक। सो हम इसके बारे में देखेंगे, इसमें ये सारी चीज़ें हैं ताकि हम ग्रो कर सके क्रॉप्स को, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, और जो रेयरिंग, जो लाइव स्टॉक्स हैं, एनिमल्स वगैरह हैं, उन्हें देखेंगे। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ द पर्सन आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। आप लोगों के घर में भी किसी ना किसी के भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्रीकल्चर से जुड़ा होगा। मोस्टली जो है 2-3% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो हमारा जो इंडिया है उसे हम कृषि प्रधान देश भी बोलते हैं। क्यों, आप लोगों का कोई एग्जाम्पल है कि आप गांव में गए हों, आपके नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, जो भी है, वॉट एवर रिलेटिव आपका कहीं ना कहीं अगर एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि जो फार्मर हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने लिए आवाज उठा रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे, है ना। जो एग्रीकल्चर है उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, हमने लास्ट क्लास में भी कई क्लासों में पढ़ा है कि सबसे पहले हमें फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल की ज़रूरत है एंड क्लाइमेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकें। और हर फ्रूट, हर वेजिटेबल, हर चीज़ का एक स्पेशल इन्वायरमेंट होता है, स्पेशल सॉइल होती है जिसमें वो चीज़ ग्रो होती है इजीली। द लैंड ऑन विच क्रॉप आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। जिस लैंड पर क्रॉप्स वगैरह ग्रो होती है उसे हम एरेबल लैंड बोलते हैं, ठीक है। इन द मैप आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इज कनेक्टेड इन दोज रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर सुटेबल फैक्टर फॉर ग्रोइंग क्रॉप एग्जिस्टेंस, ठीक है। लेते हैं मैप में जो हमारा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है नॉर्थ, वो हमें ये वाला पोर्शन अमेरिका में देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। साउथ अफ्रीका अमेरिका में भी आपको देखने को मिलेगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी जो जो ग्रीन जोन है ये पॉस्चर एंड लैंड फर्टाइल मिलेगी। एंड यूरोप एंड एशिया का ये वाला पार्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप लोग मैप को अच्छे से देखिए सो दैट आप रिकॉल कर पाए, आपके समझ अच्छे से आ सके। कल्चर देखते हैं। कल्चर, कल्चर का मतलब, एग्री का मतलब होता है खेती बाड़ी और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन से। सो कल्टीवेशन हमारा कौन कौन सा होता है हम देख लेते हैं। एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर एंड विटिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। So the word origin of the word agriculture is derived from Latin word ager or agri meaning soil and culture means cultivation। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। चलो हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द soil, raising crop and rearing livestock, it is also called farming, ठीक है। जिसे हम क्या करते हैं, ये एग्रीकल्चर एक आर्ट है या फिर साइंस है जिससे हम कल्टीवेशन करते हैं ऑन द सॉइल के ऊपर, राइजिंग क्रॉप, क्रॉप को उगाते हैं, रेयरिंग लाइव स्टॉक, एनिमल्स वगैरह, इट ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, दैट इज कॉल्ड फार्मिंग। देन हम सेरिकल्चर की बात करें तो सेरिकल्चर कॉमर्शियल रेयरिंग टू सिल्क वॉर्म, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, ठीक है। नाउ pisciculture, breeding of fish in specially constructed टैंक एंड पॉन्ड्स वगैरह से हम देख सकते हैं। विटिकल्चर, विटिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज ऑल्सो। सो हम इस तरीके से इन सब चीज़ों का यूज करते हैं फॉर द कमर्शियल पर्पस, फॉर द शेक ऑफ यूज। फार्म सिस्टम, फार्म सिस्टम को डिस्कस करने से पहले आप लोग मुझे बताइए कि आपने किसी भी विलेजेस में, अपने एरियाज में कहीं पर भी एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन होते हुए देखा है, या आप उस चीज में इन्वॉल्व हैं, या आपने कभी एक पेड़, एक पौधा लगाया है? अगर यस, सो आप मुझे बता सकते हैं। जब फार्मर कल्टीवेट करता है तो उसे सॉइल की ज़रूरत होती है, उसे सीड की ज़रूरत होती है एंड फर्टाइल करता है वो अपनी चीज़ों को। सो हम देख लेते हैं, ठीक है। आप मुझे अपने कमेंट्स, अपने एक्सपीरियंस, अपने जहाँ भी कहीं पर भी कुछ भी देखा है, एक्सपीरियंस किया है, या खुद सेल्फ एक्सपीरियंस किया है, या कहीं देखा है आपने करते हुए, किसी से बात की है इस बारे में, तो आप मुझसे अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। So agriculture or farming can be looked at the system. The important input are seed. सीड के बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हम कोई फ्रूट वगैरह उगा सके, फर्टाइल कर सके। फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर्स की जरूरत होती है। सीड्स की, फर्टिलाइजर्स एंड मशीन की जरूरत होती है सबसे पहले। देन सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लगिंग, सोइंग एंड इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। देन हम क्या करते हैं, और फिर दोबारा ऑपरेट करते हैं हम, जो सोइल्स है उसे प्लगिंग करते हैं एंड फिर उसके अंदर हम जो सीड्स है उसे दबाते हैं, फिर हम उसे इरिगेट करते हैं, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग करते हैं उसके बाद। द आउटपुट
फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट। तो हम उससे क्या क्या आउटपुट निकालते हैं जब ये हो जाते हैं, तो हम क्या क्या करते हैं आउटपुट। क्रॉप्स को, वूल्स को, हम जो एनिमल्स वगैरह हैं उससे हम वूल्स बनाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं एनिमल्स वगैरह से, एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। ठीक है। डिस्कस टाइप ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मेथड होते हैं टू प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। ठीक है। सो हम देख लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन। एक तो स्पेशल काइंड ऑफ स्पेशल जियोग्राफिकल कंडीशन होनी चाहिए, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस होना चाहिए, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। देन फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप। जैसे हम टू मेन टाइप में पढ़ेंगे। पहला दीज आर सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा कॉमर्शियल फार्मिंग। सो हम सबसे पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में देखेंगे। Farming is subsistence farming. This type of farming is practiced to meet the need of farmers family. So इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं ताकि जो फार्मर्स की फैमिली है वो उसकी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो सकें, और बहुत ट्रेडिशनल वे में होती है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है इसमें, एंड हाउस होल्ड लेवल आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। आप लोगों ने अपने अपने जैसे कि गाँव में देखा होगा, तो कुछ कुछ गाँव में थोड़ी थोड़ी सी लैंड पर कुछ कुछ ग्रो होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो फैमिली की ज़रूरतें हैं इतना पूरा हो जाए वो इतना ही ग्रो करते हैं। ठीक है। और वो कोई स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं, सो दैट ग्रो जो है वो फास्ट हो जाए, या फिर उनके पास इतना इनकम नहीं होती है कि वो इसको लगा सकें, टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकें। ठीक है। सो थोड़ा ही स्मॉल आउटपुट आ जाए तो वो उसी में सेटिस्फाइड रहते हैं। देन सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। सो हम सब्सिस्टेंस को दो टाइप्स में और डिवाइड करते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। तो देख लेते हैं कि व्हाट इज द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। टॉक अबाउट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो ये एग्रीकल्चर वो होता है जिसमें फार्मर्स कल्टीवेट अ स्मॉल ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेवल, जिसमें वो कोई भी एफर्ट नहीं लगाता है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, छोटा सा लैंड होता है उस पर ही वो ग्रो करते हैं फॉर द सेक ऑफ ओनली इट्स सेल्फ ऑफ आउटपुट। So climate with large number of days with sunshine और fertile soil को permit करता है, so that more than one crop मैनुअली जो क्रॉप है वो ग्रो कर सके सेम प्लॉट पर, सेम लैंड पर। ठीक है। राइस का आप बताइए मुझे कि राइस जो है वो कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है या फिर रबी क्रॉप है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। The crop include wheat, maize, pulses and oil seeds. So ये जो है हमारे other crops हैं। Then intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated area of the monsoon region of the south, southeast and eastern Asia. हम देख चुके हैं, मैप को हम देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी कि कौन कौन सा साउथ में पड़ता है एरिया, कौन साउथ ईस्ट एशिया है एंड ईस्ट एशिया कौन सा है। ठीक है। प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हार्डिंग। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं मैप में एक बार, यहाँ पर वर्ल्ड मैप देख लेते हैं। आपको ये एरिया दिख रहा है ना, तो ये हमारा जो है कल्टीवेटेड लैंड है, क्रॉप लैंड है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला क्रॉप लैंड है, ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये हमारा पास्चर लैंड है। ठीक है। अबाउट शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कौन सा है हम देख लेते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन थिकी फॉरेस्ट एरिया ऑफ अमेजन बेसिन। हमने देखा था अफ्रीका, ब्राजील जो है हमारा, ब्राज़ील बेसिन के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर हमें ब्राज़ील बेसिन देखने को मिलेगा।
ट्रॉपिकल अफ्रीका पार्ट में हमें देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल जोन है। पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में भी हमें देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में हमें, इंडिया में हमें देखने को मिलता है। These are these are areas of heavy rainfall and thick regeneration of vegetation. तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन है, और फिर ये जो एरिया है, जिस एरिया में सबसे ज़्यादा हाई रेनफॉल होगा वहाँ पर रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन बहुत आराम से हो जाता है। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। तो हम इन जो प्लॉट है, ये जो एरिया है, हम इसे कैसे क्लियर करते हैं कि जो ट्रीज के जो लीव्स होते हैं हम उसे बर्न कर देते हैं, सो दैट द एशेस आर देन मिक्स विद द सोइल, एंड जो उसकी जो राखें हैं वो क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती है विद द सोइल, एंड क्रॉप लाइक मेज, जैसे कि क्रॉप हो गया, मेज, याम, पोटैटो एंड कैसेवा आर ग्रोन हेयर। आफ्टर द सोइल लूज इट्स फर्टाइल, जब ये जो आफ्टर द सॉइल लूज देयर फर्टाइल, जो इसकी फर्टिलेशन है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, एंड लैंड अबेंडन एंड द कल्टीवेटर मूव टू न्यू प्लॉट। और फिर वो क्या करते हैं, जो लैंड है वो फिर कल्टीवेट नहीं करती है, अगर हम उसे सीड वगैरह भी दें तब भी वो कल्टीवेट नहीं होगा, और हमें दूसरे ही अनदर लैंड पर हमें जाना होगा। ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो आपको देखने को मिला होगा जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो एक लैंड, जो पर्टिकुलर लैंड है, तो उस लैंड में अगर ये सपोज दैट आप ये देख सकते हैं, सपोज दैट ये लैंड है और हमने इस लैंड के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा जो है हमने क्रॉप किया है। सपोज दैट ये वाला जो हिस्सा है हमने क्रॉप उगाई है, यहाँ पर गेहूं उगाई है सपोज दैट। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि जो लैंड है, एक बार हमने क्रॉप कर लिया, हमने जो इसकी एशेस वगैरह है, लीव्स वगैरह है, यहाँ पर उसकी दफन कर दी, तो हमें यहाँ पर क्या होगा, इस लैंड पर हम दोबारा जो क्रॉप है वो नहीं उगा सकते, हमें दूसरी जगह हमें जाना होगा क्रॉप के लिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ नोमैडिक हेडिंग की बात करें, बट उससे पहले आप लोग मुझे आंसर दें कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में अलग अलग नाम से उन्हें जानते हैं, तो उनके मुझे नाम कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं। चलिए हम यहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग की बात करते हैं। नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस जो होती है वो सेमी एरिड एंड एरिड रीजन में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि सहारा रीजन, सेंट्रल एशिया, सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नोमैडिक हर्डिंग कहाँ पर होती है, तो आपको अलग अलग स्टेट्स के नाम दे देंगे और आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा। सो यहाँ पर आपको फोकस करना है कि हमारी कंट्री में राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर एंड वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में, जैसे कि सहारा डेजर्ट, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट ऑफ हमारे यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्डमैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो यहाँ पर हर्डमैन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर एनिमल्स को ले जाता है, सो दैट वो अपने फूड को खा सके एंड वाटर के लिए जा सके। ठीक है, अलॉन्ग विद फूड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजन इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट एंड टेरेन रीजन में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि शिप, कैमल, याक एंड गोट आर मोस्टली कॉमनली रेयर एनिमल्स इन द वर्ल्ड। दे प्रोवाइड मिल्क, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, मीट, वूल, हाइडर एंड अदर प्रोडक्ट टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज आल्सो। तो आप देख सकते हैं कि हमारे लिए कितने बेनिफिशियल है। ठीक है, अगर ये ना हो तो कई लोग जो है, कई लोगों को मिल्क नहीं मिल पाएगा, मीट नहीं मिल पाएगा, बट ये जो है हमें इजीली प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको पीपीटी एंड एनिमेशन मेरा हार्ड वर्क आपको पसंद आ रहा है तो दिल खोलकर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्रैक करें, वीडियो को वायरल करें, सो दैट आपके लिए ही बेनिफिशियल हो सके। ठीक है, जितना ज़्यादा वायरल होगा, जितना ज़्यादा लाइक्स होगा, यही एक मेरा मोटिवेशन का सोर्स है। अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं और शेयर करते हैं और आप इससे बेनिफिट उठाते हैं, डेफिनेटली आई विल गेट मोटिवेटेड मोर देन इनफ।
यहाँ पर हम देख लेते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग इन द कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप आर ग्रोन एंड एनिमल एंड रेयरिंग फॉर सेल इन मार्केट। जो हम कॉमर्शियल फार्मिंग करते हैं, जो हम इसे लेन देन करते हैं, जैसे हमें सो दैट हम गेट बेनिफिट फ्रॉम द सेलिंग द प्रोडक्ट या फिर सेलिंग द एनिमल्स, कुछ भी, तो जिससे हमें प्रॉफिट हो जाए सेल करके, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल बोलते हैं। ठीक है, तो कॉमर्शियल फार्मिंग इन द area farming crop are grown animals and rearing sale in market. The area cultivated an amount of capital use in large. Most of work is done by machine. बहुत सारे एरिया में हम क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं एंड कैपिटल यूज करते हैं। जैसे कि हम एग्रीकल्चर वगैरह से क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, फ्रूट्स वगैरह ग्रो करते हैं एग्रीकल्चर लैंड पर, और फिर क्या करते हैं, मार्केट तक लेकर जाते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग वाले भी बेनिफिट लेते हैं और फिर मार्केट में जाते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, फिर वो हमारे घरों तक आता है, हम उसे खरीदते हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ वर्क इज डन बाय मशीन। कुछ जो मशीन है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स जो है वो करती है हमारी हेल्प इसे वर्क को डन करने में। एंड कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कॉमर्शियल गेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये हमें देखने को मिलता है। इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस, जैसे कि वीट जो है, वीट मेज जो है, हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में उगाते हैं, फिर मार्केट में जाता है, वो मार्केट से हमारे घरों में आता है। तो ये एक कॉमर्शियल एक्टिविटीज है। हम क्या करते हैं, उसके गेहूं खरीदते हैं, पैसे देते हैं, है ना, उससे पैसों से जो फार्मर्स वगैरह हैं वो क्या करता है, बेनिफिट लेता है, सो दैट वो और ज्यादा ग्रो कर सके और ज्यादा डेवलपमेंट कर सके अपने एरिया में। तो मेजर एरिया वेयर कमर्शियल गेनिंग फार्मिंग इज प्रैक्टिस आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। These areas are sparsely populated with large farmers and spreading over hundreds of hectares. Several winter restrict the growing season and only single crop can be grown. तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी क्रॉप जो है वो एक साथ उगा दें, नहीं, हम एक बार एक सिंगल ऐसी जगह है कि हम उसमें सिंगल ही क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। फार्मिंग की बात करें तो मिक्स फार्मिंग, द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड, फोडर, क्रॉप एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक आल्सो। हर्डर्स विद देयर एनिमल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा। अ शुगर केन प्लांटेशन 2021-2022 42 resources and development. It is the practice in Europe, Eastern Asia, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। प्लांटेशन में हम यहाँ पर देखेंगे, प्लांटेशन आर टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर कैन, कैशो, रबर, बनाना एंड कॉटन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इस चीज को हम ग्रो करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर्स जो हमें यहाँ पर है देखने को मतलब हमें चाहिए होती है और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर हम पूंजी की, ताकि हम उसे ग्रो कर सकें। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और नियर बाई फैक्ट्रीज। सो जो हम ये प्रोड्यूस करते हैं इटसेल्फ, तो फार्मर जो है वो क्या करते हैं, नियर जो बाई जो फैक्ट्रीज है वहां पर उन्हें सेल कर देते हैं और वो वहां से न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, प्रोसेस में लाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन इन द वर्ल्ड। एंड रबर जो है वो कहाँ पर होती है, इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर कि ये प्लांटेशन हमें देखने को मिलती है। कि आपके एरिया में, जिस भी एरिया में आप रहते हैं, वहाँ की कौन सी क्रॉप, कौन सी फसल जो है वो फेमस है और कौन सी मेजर क्रॉप्स जो है वो वहाँ पर होती है, ये प्लांटेशन होती है, क्रॉप होती है, एग्रीकल्चर होती है, व्हाटएवर फ्रूट्स है, कौन सा फेमस है आपके एरिया का।
तो मेजर क्रॉप की अगर हम बात करें, मेजर क्रॉप और लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप आर grown to meet the requirement of growing population. Crop also supply raw material for agro-based industry. Major food crops are wheat, maize, rice and millet and jute and cotton are fiber crops. हमें यहाँ पर देखने को मिलता है. And important beverage crop are tea and coffee. बात करें, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था राइट कौन सी फसल है, रबी है या कौन सी क्रॉप है, रबी है या फिर खरीफ है, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है. चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर. राइस इज मेजर फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड एंड इट इज द स्टेपल डाइट फॉर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. हमें यहाँ पर देखने को मिलता है राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल. हमें जहाँ पर भी देखने को मिलेगी तो वहां पर हम राइस को ग्रो कर सकते हैं. इट ग्रो बेस्ट इन एलुवियल क्ले सॉइल. सो मैंने आपको जब सॉइल का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हर एक फूड की हर एक रिक्वायरमेंट होती है सॉइल की. स्पेशल काइंड ऑफ सॉइल, स्पेशल काइंड ऑफ फूड वहाँ पर ये क्रॉप वगैरह ग्रो होती है. विच कैन रिटेन वाटर. जो हमारा जो एलुवियल सॉइल है वो क्या करता है, रिटेन करता है सॉइल वाटर को. एंड चाइना लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलो बाय इंडिया. सबसे ज्यादा जो चाइना है वो लीडिंग करता है राइस को एंड उसके बाद इंडिया करता है. जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट यहाँ पर आफ्टर दैट होते हैं. इफ in favorable climate condition as the West Bengal, Bangladesh 2-3 crop are grown in a year. So कई बार आपसे इस तरीके से पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट लीडिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस कौन कौन सी कंट्रीज है, तो आपको चाइना इंडिया दे देगा, चाइना जापान दे देगा, चाइना श्रीलंका. तो आपको करेक्ट ऑप्शन पर जाना है चाइना इंडिया. ठीक है. और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूस स्टेट इन इंडिया, तो कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश. ऑल्सो बांग्लादेश में भी होता है. 2 crop 3 crops आर ग्रोन इन अ ईयर. तो एक साल में कौन कौन से 3 क्रॉप ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. टॉक अबाउट वीट. तो आप मुझे वीट के भी बारे में बताइए कि ये कौन सी क्रॉप है, रबी है या खरीफ है या जायफ है, आप मुझे बता सकते हैं. सो वीट रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर. इसमें मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन. ये उस टाइम पर सीजन में चाहिए होता है जब हम सीड कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, सॉ कर रहे होते हैं. तो उस टाइम पर हमें रेनफॉल की काफी अच्छी खासी मात्रा चाहिए होती है एंड सनसाइन हमें चाहिए होता है at the time of harvest. The thrive based in well drained loamy soil हमें यहाँ पर चाहिए होती है. Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India is grown in winter season also. So हम यहाँ पर winter season में से grow करते हैं. ठीक है. अगर आपको ये मेरी PPT एनिमेशन और मेरा हार्डवर्क आपको अपने लिए पसंद आ रहा है तो दिल खोलकर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना एग्जाम जरूर क्रैक करेंगे आप. और डेफिनेटली आप मुझे फॉलो करेंगे तो यू विल बी क्रैक योर एग्जाम इन अ इजी क्विक वे. सो देख लेते हैं हम यहाँ पर मिलेट. मिलेट के बारे में देखें. दे आर ऑल्सो नोन एज coarse grain and can be grown on less fertile and sandy soil. में हमें ये चीजें मिलेट देखने को मिलती हैं. It is hardy crop and need low rainfall and high to rice cultivation. So हमें यहाँ पर ज्यादा रेनफॉल की जरूरत नहीं है. ठीक है. वीट हार्वेस्टिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है. ए बनाना प्लांटेशन हमें देखने को मिलता है. बाजरा कल्टीवेशन हमें यहाँ पर 2021-22 में हमें देखने को मिला है. 43 मॉडरेट टेम्परेचर हमें यहाँ पर जरूरत होती है रेनफॉल की. जवार, बाजरा, रागी आर ग्रोन इन इंडिया. यहाँ पर जवार, बाजरा एंड रागी ग्रो होती है इन इंडिया में. अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नीगर में हमें ये देखने को मिलता है. सो आप लोग मेज के बारे में क्या जानते हैं, मुझे बता सकते हैं. मेज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न. जैसे कि आपने ये देखा है ना, आप लोग अगर मेट्रो स्टेशन या आसपास में कहीं गए होंगे तो वो आपको स्वीट कॉर्न बना के देते हैं, अच्छे से नींबू मसाला डाल के आपको देते हैं. तो मुझे भी मेरा बहुत फेवरेट है ये. तो क्या आपका भी है, आप बता सकते हैं.
Maize is known as corn. Various colorful variety of maize and are found across the world. So maize require adequate temperature, rainfall and lots of sunshine की इसकी ज़रूरत होती है. It needs well drained and fertile soil की ज़रूरत होती है. Maize is grown in North America, Brazil, China, Russia, Canada and India. एंड मैक्सिको में भी हमें ये ग्रो देखने को मिलती है. ठीक है. Cotton require high temperature, high rainfall, 210 first 3 days and bright sunshine for its growth. It grows best on black and alluvial soil. China, Russia, India, Pakistan, Brazil and Egypt are the leading producer of cotton. It is one of the main raw material are the cotton. So आप इस तरीके से इसकी क्रॉप को देख सकते हैं. ठीक है. जूट जो है हमें देखने को मिलता है. हम इसे इस तरीके से ग्रो करते हैं. देन इसके बाद हम इस तरीके से इसका फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं. सो देख लेते हैं. जूट वॉज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर. जूट को हम किसके नाम से जानते हैं? आपको भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं. जूट इज ए गोल्डन फाइबर. जूट इज अलग अलग नाम देंगे तो आपको याद रखना है. इट्स ग्रो वेल on alluvial soil and require high temperature, high rainfall and humidity rainfall. Climate हमें यहाँ पर चाहिए होता है. And this crop is grown in the tropical region. India and Bangladesh are the leading producer of jute. हमें यहाँ पर देखने को मिलता है. देख लेते हैं. Coffee require warm and wet climate and well drained loamy soil हमें यहाँ पर जरूरत होती है. Hill slopes are made more suitable and grown for the crop. Brazil is the leading producer following by Colombia and India. हम यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में अगर जाने तो हम देखते हैं कि जो डिस्कवर है वो किसने किया है कॉफी का. तो दे आर डिफरेंट वर्जन अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफी. अबाउट 850 AD में हमने देखा क्लादी ने किया था. एन अरब गोट हर्डर हु वाज द puzzled by the queer antic and his flock tested barrier for the evergreen bush and which the goat were feeding. On the experience a sense of exhilaration, he proclaimed his discovery of the world. So हमें ये देखने को मिलता है. ठीक है. Is a beverage crop grown on the plantation. This requirement cool climate and well distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves. And it need well drained loamy soil की जरूरत होती है. Gentle slopes हमें इसमें देखने को मिलता है. Labor in the large number is requirement to pick the leaves. And Kenya, India, China, Sri Lanka produce the best quality tea in the world. Okay. About agriculture development. So ये year to year, decade to decade जो है इसका डेवलपमेंटेशन होता हुआ आ रहा है. तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट refer to effort made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. So जैसे डे टू डे लाइफ में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी प्रोडक्शन जो है वो भी लिमिटेड है. तो हमें उसे बढ़ाने के लिए उसकी जो फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट है जो उसे पूरा करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है. दिस कैन बी अचीव इन मैनी वे सच एज इंक्रीजिंग क्रॉप एरिया, नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन, इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड. ये हमें चीज़ें की ज़रूरत होती है सो दैट वी कैन ग्रो मोर एंड मोर. Mechanization of agriculture is also another aspect of agriculture development, and ultimate aims to agriculture development is to increasing food security. Agriculture has developed a different place in different part of the world. Developing countries with large population usually practice intensive agriculture. अब आप लोग भूलेंगे नहीं कि intensive cultivation क्या होती है. So
where crops are grown on small holding, mostly subsistence. Large holdings are more suitable for commercial agriculture as USA, Canada, Australia with the help of two case studies of the farms, and from India, other from the USA. Let us understand about agriculture in development and developed countries also. इंडिया के बारे में देख लेते हैं. देयर इज ए स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश. मुन्ना लाल इज ए स्मॉल फार्मर इन हिज विलेज who farm about 1.5 hectare land and his house in the main village. इसके अंदर उसका हाउस था एंड परचेज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं वो खरीदता है फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर, मतलब एक साल छोड़कर दूसरे साल में वो खरीदता है. लैंड इज फर्टाइल एंड ही ग्रो एटलीस्ट टू क्रॉप्स इन अ ईयर which are normally wheat or produce rice and wheat, pulses and also farm in India. In the USA, a farm in the USA, the average size of farmer in the USA is much larger than India farm. A type of farm size in the USA about 250 hectare and India में कितना है 2 हेक्टेयर से भी कम लोगों के पास जनरली है. The farmer generally reside in the farm. Some of major crop grown on are the corn, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड सुगर बीट ऑल्सो. जॉन जो है जॉन हार्डन जॉय हार्डन जो है अ फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए इन द लावा state on about 300 hectare of the land. He grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of his crop. Adequate measures are taken to control pests and can be damage the crop. Time to time, he sent the soil sample to the soil testing laboratory to check whether the nutrient are sufficient or not. So हमारे यहाँ पर इस तरीके की टेक्निक नहीं होती है जनरली. The result help Joy Harden to plant a scientific fertilizer program. एंड हमारे यहाँ पर इस तरीके की अवेयरनेस भी नहीं देखने को मिलती है जनरली इन द फॉर्मर्स. His computer is linked to the state satellite which give him a precise picture of his field. His to he'll help to him use chemical fertilizer and pesticide wherever they are required. He uses tractor, seeds, drill, levels and combined harvesters and thresher to perform various agriculture operations. A grain are stored in the automated grain storage and dispatched to market agencies. The farmers in USA work like a businessman and not like a peasant farmer. So हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा ये डिफरेंस. तो हमारी कंट्री में क्या है, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो एक एज ए बिजनेसमैन की तरह नहीं होता है, यहाँ पर एक एज ए पीजेंट ही होता है. लेकिन यूएसए में क्या डिफरेंस है आपने देखा होगा और आप इसके डिफरेंस को मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि इट्स इमोशनल चीज़ें कि आज के दौर में हम इसे एज ए पीजेंट की तरीके से कर रहे हैं. फार्मर्स को हम बहुत ज़्यादा नीचा समझते हैं, तो ऐसा नहीं है. उन्हें हमें बिजनेसमैन की तरह ग्रो करना चाहिए. चीज़ों को एडवांस टेक्निक हमें लेकर आनी चाहिए सो दैट वो अपने आराम से अपनी लैंड पर आराम से क्रॉप कर सके. ठीक है. Thank you so much for watching video, like, subscribe and share with your friends and family members also. So thank you so much once again.